सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कब बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कब बदलती हैं। जो तुम खुद ही को बदल सको तो चलो, जो तुम खुद ही को बदल सको तो चलो। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्पर्श एजुकेशन पर। आज इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करने का उद्देश्य यह है कि इन्हें सुनकर समझते हुए इन पर विचार करें कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। हो सकता है कि इनके माध्यम से आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा हो। तो शुरुआत में जो आपने सुना है, इसको बार बार सुन के कुछ समझने की कोशिश अवश्य करना। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। हम क्यों यहाँ उपस्थित हुए हैं, किस लिए हुए हैं। हर एक के अंदर एक लालसा होती है कि वह आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के अंदर भी ऐसी ही कोई इच्छा जागृत हुई होगी। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम कुछ आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आज का टॉपिक है औसत, एवरेज। एवरेज पर इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाए जा चुके हैं, उन्हें देखकर कुछ समझ में आया होगा आपको। उसकी हेल्प से अब उस पर आधारित और बड़े सवाल जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर चर्चा होगी। तो आइए चलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा होगा औसत का, कि 9 परिणामों का औसत 40 था। 9 परिणामों का औसत 40 था। प्रथम 5 परिणामों का औसत 38 तथा अंतिम 5 परिणामों का औसत 43 है। तो 5वां परिणाम क्या होगा? तो ये क्या नया किया? प्रश्न मेरे सामने है, मैं भी पढ़ ले रहा हूं, आप भी पढ़ दे रहे हो। आप हल करके दिखाओ। तो वो बिल्कुल मैं हल करके दिखाऊंगा, पर मैं पढ़ के ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने पढ़ा है इस तरह से नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। रुक रुक कर आराम से हर एक लाइन को समझते हुए पढ़ना है। हर एक लाइन को समझते हुए कि क्या बताया गया है, फिर अगली लाइन में क्या बताया गया है, फिर आगे क्या पूछा जा रहा है। हमें इसको जब तक ये समझ न लें तब तक हम सवाल को हल करने की कोशिश न करें। पता चला हमको समझ नहीं रहे, बस सवाल देखा नहीं, अरे ओवर कॉन्फिडेंस में हमने हल करना शुरू कर दिया। बस तरीका क्या होना चाहिए? बट तरीका हमारा क्या होना चाहिए कि हमें पहले उस सवाल को अच्छे से समझना है कि पहली लाइन क्या कह रही है। पहली लाइन कह रही है कि 9 परिणामों का औसत 40 था। 9 परिणाम, 9 रिजल्ट्स। किसी भी चीज़ के रिजल्ट हो सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट हो सकते हैं, क्रिकेट मैच के रिजल्ट हो सकते हैं, कोई भी रिजल्ट हो सकता है। उसका एवरेज, एवरेज मतलब मध्यमान, मीडियन क्या है? 40। मतलब 9, 40 का मतलब क्या हुआ कि सभी में 40 40 40 इस तरह से करके देखा जाए तो कुल 9 परिणामों का योग कितना बनता है, वो हम किस प्रकार निकालते हैं? गुणा करके। तो पहली लाइन से हमें जो जानकारी मिल रही है कि हम इनका कुल योग निकाल सकते हैं। हमारे पास एवरेज मौजूद है, औसत मौजूद है 9 परिणामों का, तो उनका कुल योग कितना हुआ होगा ये हम रफली करके रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले 9 परिणामों का कुल योग क्या करेंगे? कुल योग हम साइड में लिख लेंगे। कितना? 40 × 9, 40 × 9 बराबर 360। ये पहली लाइन का डाटा पॉइंट हो गया। अगली लाइन क्या कह रही है कि प्रथम 5 परिणामों का औसत 38 है। प्रथम 5, प्रथम मतलब पहले 5। अब 9 हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से है कि नहीं? तो उसमें से जो पहले 5 परिणाम हैं उनका औसत मतलब उनका योग किया गया और 5 से डिवाइड किया गया, भाग दिया गया, तो उन 5 का औसत क्या निकला? 38। तो इन 5 का कुल योग कितना होगा? जानकारी के लिए लिख लेते हैं साइड में, आगे काम आएगा। 38, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे मार्कर दोबारा चलाना पड़ रहा है। हाँ, 38 × 5, 38 × 5 = 190। ओके, तो
9 परिणामों का कुल योग मेरे पास आ गया, 5 परिणामों का कुल योग आ गया। ये सवाल को पढ़ते हुए हम साथ में ये डाटा पॉइंट इकट्ठा करते चल रहे हैं। ये अभी हेल्प मिलेगी इनसे जब हम सवाल को पूरी तरह से हल करेंगे। प्रथम 5 परिणामों का औसत 38 है, इसका डाटा मैंने निकाल के रख लिया है, कुल योग कितना होगा। और अंतिम 5 परिणामों का औसत 43 है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, अंतिम 5, पहले 5 और अंतिम 5, 5 5 तो 10 हो गए, यहाँ तो 9 की बात की जा रही है। पर आप जब एक साथ रखोगे 1 से लेकर 9 परिणाम, तो शुरुआत के 5 और पीछे से 5 तो हैं तो वो 9, पर इधर से पढ़ेंगे तो शुरुआत के 5 ये हुए और आखिरी का ये हुआ, और इधर से पढ़ेंगे तो पहला ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां यहाँ। तो आखिरी ये प्रथम हो गए और वो अंतिम हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि एक जो है वो क्या है, दोबारा आ रहा है। हाँ, इन 5 परिणामों का औसत कितना बताया गया, 43, 43 इंटू 5 इक्वल टू 215। ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यदि नहीं आता है। मैं कर क्यों रहा हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक है, उससे कर ले रहा हूँ जल्दी से। वो अभी आपको आगे टेबल का जब कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको उस जानकारी के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो अभी हमने क्या पाया कि ये क्या है, 9 परिणामों का योग है, ये 5 परिणामों का, ये 5 परिणामों का। हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, तो चलो अभी क्यों ऐड करेंगे ये बताते हैं। आगे क्या सवाल कह रहा है कि तो 5वां परिणाम क्या होगा। भाई 5 इधर के बताएं, फिर इधर से 5 बताए गए, तो ये जो 5वां है इसका मान कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये 9 परिणाम हैं, ये 5वां 2 बार आ चुका है ना, क्योंकि 5वां इसमें भी है, 5वां इसमें भी है, तो ये 5 5 कितने हो गए, 10। एक काम करके दिखाते हैं कि अभी वो 9 परिणाम मेरे तो माइंड में चल रहे हैं और मैं ऐसे ही इशारा कर रहा हूँ, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, उन्हें लिख देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। ये अब जैसे आपकी कहा गया पहले 5, तो पहले 5 कौन से हो गए, पहले 5 हो गए ये। लास्ट 5 कहा गया है, आखिरी के 5 परिणामों का औसत कहा गया है ये। तो हमने क्या देखा कि 5 इधर भी काउंट हो गया और 5 इधर से भी काउंट हो गया, तभी ये 10 हो रहे हैं। तो हमने क्या किया कि 10 परिणामों का कुल योग कर लिया, 5 9 10 2 3 4। ओके, तो ये क्या हुआ, 10 परिणामों का योग हुआ और ये 9 परिणामों का योग हुआ। इनमें से हम ये घटा देंगे तो हमें ये 5वां जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है वो निकल आएगा। कैसे, 405 में 360 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5वां परिणाम। तो 5वां परिणाम कितना आया, 45, और यही हमारा आंसर है। और हम क्या कर सकते हैं, और इस सवाल को हल करने की एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक का एक अलग से वीडियो बनेगा, आप उसमें ज़रूर समझना। पहले ये क्या है, ये सवाल को समझकर हल करने का तरीका। ट्रिक तब काम आएगी जब हमें सवालों को हल करके समझ के हल करना आता हो, तब उसके बाद ट्रिक अप्लाई करना सही है। पर पता चला हम ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं पर सवालों को समझ बिल्कुल नहीं रहे, तो हम सीखेंगे क्या। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें सवालों को पहले समझकर हल करना है, उसके बाद ट्रिक का भी इस्तेमाल करना है। ट्रिक से होता क्या है, ट्रिक से समय बचता है। इस तरह से जब हम हल करने जाते हैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, पर कोई बात नहीं। यदि आपका ये स्टार्टिंग फेज है तो क्या करना है कि समझते हुए पहले हल करना सीखना है, और जब आने लगे तब ट्रिक का इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए अगले सवाल पर ध्यान से पढ़ना। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल ये है। सवाल ध्यान से पढ़िए आप लोग, और तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। कम से कम 1 या 2 बार इस सवाल को पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा और कुछ आपका अपना दिमाग भी लगने लगेगा।
दूसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़िए उसे आराम से समझते हुए। किसी ऑफिस के 20 कर्मचारियों की औसत मासिक आय 1900 रुपये है, 1900 रुपये है। किसी ऑफिस जहाँ लोग काम करने के लिए जाते हैं, काम करते हैं, कर्मचारी जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उस ऑफिस में, उन्हें कर्मचारी कहते हैं। उनकी मासिक आय, मंथली इनकम, वो जो महीने में उस काम करने के बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उनकी आय कही जाती है। तो 1900 रुपये है, 1900 रुपये, 1900 रुपीज़। कुछ ये बड़े लोग ये वीडियो देख रहे हों तो ये ना सोचे कि ये कैसे बता रहे हैं छोटे छोटे शब्दों के बारे में। कक्षा 5 स्तर के सवाल हैं और ज़्यादातर वही बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, तो उन्हें समझाने के लिए, उनमें से जो लोग इन शब्दों को न समझते हों, कुछ उन्हें हेल्प मिल जाए, इस उद्देश्य से ये सब कर रहा हूँ। तो पहली लाइन से क्या समझ में आया कि 20 कर्मचारी हैं, 20 कर्मचारी हैं और उनकी औसत मासिक आय 19 है। तो इनकी कुल आय, मतलब इनकी कुल आय नहीं, इन 20 कर्मचारियों की कुल आय, वो कंपनी, वो ऑफिस कितना खर्च कर रही है ये पता चल जाएगा। तो इसकी ये हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। हो सकता है कि इसकी आवश्यकता आगे न पड़े, एक जानकारी हमें जो मिली है उसके आधार पे हम ये कर सकते हैं। अगली लाइन क्या कह रही है, यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आय 2000 रुपये हो जाती है। यदि इसमें ये जो औसत आय कर्मचारियों की है, इसमें मैनेजर की भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आय क्या हो जाती है, 20, कितनी, 2000 रुपये। पहले कितनी थी, 1900 रुपये। और अब हमें ये देखना है कि यहाँ 20 लोग थे, अब कितने हो गए हैं, 21। तो ये जो औसत हो गई है मैनेजर को मिलाकर हो गई है, तो हम इसमें उसको ऐड कर देंगे। तो मैनेजर की मासिक आय कितनी है। तो अगली लाइन क्या कह रही है, मैनेजर की वार्षिक आय कितनी है। मैनेजर की वार्षिक आय, तो पहले तो हमें वार्षिक मतलब पूरे वर्ष भर की, पूरे साल भर की पूछ रहा है। पहले तो हमें 1 महीने की निकालनी है। 1 महीने की कैसे निकालेंगे, पहले हम 20 लोगों की कुल आय और 21 लोगों की कुल आय को देख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई पहले नहीं किया था, चलो इधर कर लेते हैं, उधर देख नहीं रहा होगा। इक्वल टू 38,000 कैसे किया, 3 शून्य लिए, रख लिए और 19 की टेबल 2 टाइम्स, 19 टू जा 38,000 हो गया। उसी तरह यहाँ करेंगे, 30 रख लेंगे और 21 टू जा 42,000। अभी हमने क्या देखा कि 21 लोगों की कुल आय इतनी है। यहाँ पर देख लेते हैं ये कहाँ, ये डाटा पॉइंट मिल गया है हमें। इसको हल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने 20 लोगों की कुल आय निकाली, उसके बाद 21वां जो लोग जो शामिल हुआ है उसकी भी कुल आय निकाली। कुल आय कैसे निकाली, औसत दिया हुआ है। कुल आय को निकालने के लिए राशियों की संख्या गुणित औसत, राशियों की संख्या गुणित औसत। तो अब हमने 20 और 21 लोगों का निकाल के देख लिया है। इसमें जिसमें मैनेजर की आय शामिल है उसमें से हम 20 कर्मचारियों की आय माइनस कर देंगे। तो कितना बचा, माइनस करने पर 0,004,000। ओके, तो हमारा ये क्या आया, 4000। ये क्या है, मासिक आय, मासिक आय 4000 रुपीज मासिक। ये क्या हुआ, 1 महीने की आय मैनेजर की निकली। तो मैनेजर की 1 महीने की निकाल ली तो 12 महीने की हम कैसे बता सकते हैं, ऐकिक नियम से। चूंकि 1 महीने की 4000 रुपये, इसलिए 12 महीने की। इस प्रकार, या फिर दूसरा तरीका है कि 4000 1 महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी, सीधा सा हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। गुणा करने के लिए 3 शून्य रख लिया और 12 4 जा 48। तो कितना आंसर आया, 48,000 रुपीज। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं। आपके सजेशंस बहुत
अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, इसी पर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप भी पढ़ें, मैं भी देखता हूँ। 5 बच्चों की उम्र क्रमशः 13 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष, X वर्ष और 12 वर्ष है। फिर से समझना ये लाइन क्या कह रही है। 5 बच्चों की औसत आयु के बारे में बताया गया है क्रमशः, लाइन से, मतलब पहले बच्चे की आयु, 5 बच्चे हैं तो पहले बच्चे की आयु 13 वर्ष, दूसरे बच्चे की आयु 16 वर्ष, तीसरे बच्चे की आयु 14 वर्ष और चौथे बच्चे की आयु X वर्ष तथा 5वें बच्चे की आयु क्या बताई गई है, 12 वर्ष। इस प्रकार हमें पहली लाइन से ये जानकारी मिलती है कि इसमें 4 बच्चों की आयु दी हुई है और 1 बच्चे की आयु नहीं दी हुई है। तो देखते हैं क्या उसी की पूछ रहे हैं। तथा उनका औसत 14 वर्ष है। उनका किनका, इस सवाल में किसकी बात हो रही, 5 बच्चों की बात हो रही है। तो 5 बच्चों का औसत 14 है। 5 बच्चों का औसत कितना है, 14। तो 5 बच्चों की कुल आयु क्या होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 70 वर्ष कुल आयु हो गई। हमने 5 बच्चों की क्या निकाली, कुल आयु निकाली। क्या निकाली, कुल आयु निकाली। फिर क्या कहा जा रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो मतलब क्या है कि हमारे पास 4 बच्चों की आयु दी हुई है, 5वें की नहीं दी हुई है। 4 बच्चों की कितनी दी हुई है, 13, 16, 14, X और 12, मतलब इसकी नहीं दी हुई है। 4 बच्चों की इस प्रकार दी हुई है और इन सबका योग किया गया है तो कितना आया, 70। तो उत्तर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, इन 4 लोगों की आयु का हम योग करके इस 5 लोगों की आयु के योग में घटा लेंगे। इनका योग कर लें, कहीं साइड में कर लें या ऐसे ही कर लें। 4 + 2 6, 6 6 12, 12 3 15, 1 कैरी, 1 1 2, 1 3, 1 4, 1 5। अभी कुल आयु कितनी थी, 70 थी। कुल आयु में ये 55 हमने माइनस किया तो कितना आया, 15। 15 वर्ष। इस x का मान, x क्या है, x है चौथा बच्चा, 4th स्टूडेंट, 4th बॉय है। तो x का मान पूछा जा रहा था, x के मान में हम क्या लिख लेंगे, 14 वर्ष। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा और थोड़ा सा आप ही के सामने इसको इजी वे में बताने की कोशिश करते हैं। अरे सॉरी, मुझे लगा मैं यहाँ गलत बोल गया। x का मान क्या निकाला, चौथे बच्चे का मान कितना निकला, 15 वर्ष। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी एक दूसरी ट्रिक हम ये कर सकते हैं कि 5 बच्चों की आयु में हमें कुल आयु में घटाना था। तो 5 गुणित 17, 14 औसत आयु ना, 14 माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन चारों का योग। तो क्या लिखेंगे, 16 + 13 + 14 + 12। और जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखना कैसे, 70 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 और माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 15। तो पहुंच गए ना आंसर पे। पर इसके लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। 5 बच्चों की औसत कुल आयु निकाल ली, फिर 4 बच्चों की कुल आयु। कई बच्चों को सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाता है और जल्दी से वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सही तरीका जो कहा जाएगा वो यही है। पर समझने के लिए हमने एक एक डाटा पॉइंट उठा के यहाँ रखा, जिससे आसानी से समझाया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी समझ में आया होगा। सवाल अच्छे हैं, बड़े हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कुछ बार वीडियो देखना होगा, समझ में आएंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आपका चौथा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। चौथा सवाल, तब तक मैं इरेज करता हूँ, आप पढ़ें। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसे पढ़ें
और तब तक मैं इसको यहाँ से इरेज कर। दोस्तों चौथा सवाल आपके सामने है। 11 परिणामों का औसत 40 है। 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 हो तो छठा परिणाम क्या होगा? वैसा ही सवाल है जैसा अभी आपने पहले देखा है। हर एक लाइन से जो मिल रहा है उसे निकालते हुए चलते हैं कि पहले क्या कहा गया है। 11 परिणामों का औसत 40 है। कितने परिणाम हैं? 11। इनका औसत कितना है? 40। तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग कितना हो जाएगा? 440। फिर क्या कहा गया है कि क्या कहा गया है? प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है? 44 है। प्रथम 6 पहले 6 परिणामों का औसत कितना है? 44 है। और अंतिम 6 का 36 है। अंतिम 6 का 36 है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिख रहा होगा ना आपको? 6 4 जा 6 4 जा ये, और 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 + 21। अभी ये 6 का आ गया है, ये भी 6 का आ गया। यहाँ पर ये 11 का है। इन दोनों के यदि हम ऐड कर लेंगे तो 12 का हो जाएगा। मैंने उसमें पहले जैसे दिखाया था कि 11 परिणाम हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। फिर भी आपके लिए करके एक बार दिखाएं कि प्रथम 6, पहले 6, यहाँ से यहाँ तक का औसत कितना है? 44 है। इनका कुल योग कितना आएगा? इनका गुणनफल कर लेंगे जो कि 264 है। फिर आखिरी के 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर ये शामिल हो गया। ये इसमें भी काउंट हो गया, ये इसमें भी काउंट हो गया। इनका 36 × 4 बराबर 36 × 6 बराबर 216। अभी ये 6 का है, ये 6 का है। हमने इनको दोनों को यदि ऐड कर लिया तो क्या हो गया? 12 परिणामों का योग आ गया। 12 परिणामों का योग आ गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 11 परिणामों का है, यहाँ 12 परिणामों का है। तो ये जो छठा एक्स्ट्रा आ गया है, ये वाला जो परिणाम था, इसका जो मान है वो 2 बार काउंट हुआ है ना, वही एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसमें। उसको हम माइनस कर लेंगे। कैसे माइनस करेंगे? वो ये पाने के लिए, छठा पाने के लिए 8 के योग 12 के योग में 11 का योग घटा लेंगे। 12 के योग में 11 का योग घटा लेंगे तो हमें छठा परिणाम जो 2 बार काउंट हुआ है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम इस उत्तर तक पहुंच गए हैं। इसको फिर से रिवाइंड करके सुन लेना। वैसे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इतना टफ नहीं था, पहले जैसा था। फिर भी बड़े सवाल हैं, एग्ज़ाम में आ रहे हैं। एग्ज़ाम में तो कुछ सोच के दिए जाते हैं कि लोग बच्चे इनको पढ़कर समझ के इनके उत्तर तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, यही सब देखा जाता है। तो यदि ये आसान लग रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और नहीं आसान लग रहा है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो को बार बार देखें, ज़रूर आ जाएगा। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, प्रश्न नंबर 5। तब तक मैं इरेज करता हूं और आप स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 पढ़ें। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कुछ नया है, पढ़ के देखिए कि ए और बी, बी और सी, सी और ए के धन का औसत क्रमशः कितना है? 1200 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये है। तो बी का धन क्या है? छोटा सा सवाल लगा होगा पढ़ने में, पर हल थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, पर परेशान न हो, इसका भी उत्तर हम लोग पा के रहेंगे। ध्यान से पढ़ें और सोचें कि कैसे ये हल हो सकता है, और फिर तो सामने आपके हल आने वाला ही है। क्या कहा गया है लिख लेते हैं। ए और बी, ए और बी, ए और बी का
औसत क्रमशः कहा गया है, मतलब पहले जिसका नाम दिया गया है उसका धन पहले दिया गया है 1200 रुपये। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, बी और सी के धन का औसत कितना कहा गया है, 800 रुपये। 800 रुपये। उसके बाद सी और ए के धन का औसत कितना कहा गया है, 1000 रुपये। और पूछा किसका जा रहा है, बी का औसत। तो तीनों को यदि अलग अलग दिया होता तो हम देख के कह देते ये जो बीच में लिखा हुआ है ये बी का है। या 2 का दिया होता, तीनों का अलग से योग दिया होता, तो 3 के योग में हम 2 के योग को घटा के बता देते ये तीसरे का है जिसका पूछा जा रहा है। पर यहाँ क्या है, ए बी का साथ में दिया है, फिर बी सी का दिया हुआ है, फिर सी और ए का दिया हुआ है। अब बी का यहाँ है और बी का यहाँ पर भी है, इसमें बी का है नहीं, तो इसमें कितना है या इसमें कितना है, बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, कैसे पता किया जाए। चलो औसत में हम अक्सर कुल योग निकालते हैं, तो नहीं कुछ है तो कुल योग ही निकाला जाए। तो इन सब का कुल योग देखेंगे तो कितना हुआ, 12 8 20 और 20 और हाँ ये 30। तो ये क्या हुआ, ये तो औसत। तो कुल योग क्या ऐसे निकालते हैं, नहीं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरी इस फॉल्ट को पकड़ लें कि नहीं। मैंने ये जो कुल योग निकाला है, नहीं, ये तो औसत था, ये औसत था। आप देखें पहले कुल योग, ये 2 लोगों की आय का औसत, धन का औसत इतना है, तो इनका कुल योग क्या होगा, इसको हम 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2400। ये 2 लोगों का है, इसे भी 2 से गुणा करेंगे, ये बी और सी का है, इसे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1600। और ये सी और ए का आएगा, इसे भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2000। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे, क्या आएगा, 6000। अभी हमने क्या देखा कि 6000 3 लोगों का है, हाँ 3 लोगों का है, पर क्या हुआ, सबका डबल है, ये भी देखना है। क्यों, क्योंकि ए और बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है, तो इसका मतलब बी का 2 बार आ गया। फिर सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, यहाँ ले लेते, ये वाला ना लेते तो नहीं आता, पर यहाँ भी ले लिया तो ये भी दोबारा आ गया। ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर भी है, तो इन सबका 2 बार आ गया है, तो हम क्या कर लेंगे, इसे 2 से भाग दे देंगे तो सब निकल जाएगा, सबका 1 बार निकल गया। 2 से भाग देने पर कितना आया, 6000 सबका कुल योग आया। फिर हमने 2 से भाग दिया क्योंकि सबका धन 2 बार ऐड हुआ है, तो कितना आया, 3000। अब कहा जाए ए बी और सी का कुल योग 3000 है, तो इसमें बी का कितना है, तो बी का कितना है ये पता करने के लिए इसको हमें घटा देना होगा। ए और सी का घटा देंगे तो क्या यहाँ कहीं ए और सी का दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना, 1000 क्या है, औसत है। ए और सी के धन का योग कितना हुआ, तो 2000 हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, इसमें तीनों के योग में उन दोनों का योग माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1000। बी का धन कितना हुआ, 1000। अब चाहें तो इसके आंसर की पुष्टि कर लें घटा के। कैसे, बी का 1000 हुआ तो बी जहाँ पर है यहाँ पर हम घटा लेंगे, बी का यहाँ घटाएंगे तो कितना हुआ, ए का कितना आया, 1400। ठीक है, अभी यहाँ पर बी और सी का है तो इसमें हम 1000 घटा लेंगे तो सी का कितना आ जाएगा, 600। तो हमने क्या देखा, ए का कितना निकला, 1400, बी का कितना था, 1000,
और सी का कितना था 600। हमने तीनों को ऐड किया 1400 प्लस 1000 इक्वल टू 200, 4000 प्लस 600 इक्वल टू 3000। इसका मतलब क्या हुआ 3000 रुपये आ रहा है तीनों का। 3000 पहले भी था अब भी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल तक चलते हैं, देखते हैं वो कैसा होगा। पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है छठा, 4 पेड़ों की लंबाई क्रमशः 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर, 90 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 3 मीटर 60 सेंटीमीटर है। तो उनकी औसत लंबाई क्या होगी? सवाल पढ़िए और पढ़कर इसको समझिए और फिर इसको हल करते हैं। छठा सवाल आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। 4 पेड़ों की लंबाई दी हुई है और इनका औसत पूछ रहा है। वैसे तो आसान है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अभी हम राशियों का योग करते हुए जा रहे हैं, राशियों की संख्या से भाग दे रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। पर ऐसा अभी तक सवाल नहीं आया है कि जहां औसत निकालना पड़ो। लगभग हर सवाल में क्या पाया हमने कि औसत दिया हुआ था और उन्हें उनका कुल योग निकालना पड़ा। तो यहाँ कुल योग करेंगे और कुल योग को राशियों की संख्या से भाग देकर औसत निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर औसत पूछ रहा है। तो सवाल नंबर 6 है और यहाँ पूछ रहा है औसत। और इस औसत के सवाल का उत्तर पाने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूँ। ओके, राशियाँ कौन कौन सी हैं? वो जो लंबाइयाँ हैं वो राशियाँ हैं, उन लंबाइयों को लिखना होगा। पहली क्या है 4 मीटर, साइड में लिख लेते हैं कहीं। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, दूसरी है 8 मीटर 90 सेंटीमीटर। 8 मीटर 90 सेंटीमीटर। तीसरा है 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ओके, चौथा है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। देखो, सवाल को हल करने के लिए सवाल लिखना तो पड़ेगा ही, और जितना हम लिखेंगे उतना हमें सवाल और अच्छे से हमारे दिमाग में बैठेगा। अभी क्या करना है कि इनका योग करना है। तो क्या कर हम इसका योग कई तरीके से कर सकते हैं। सेंटीमीटर के पार्ट को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैमाना आना चाहिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो उस प्रकार भी कर सकते हैं। पर हम यहाँ पहले क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। 0 6 2 8 9 8 17 5 22 के 2। अभी 2 जो एक्स्ट्रा आया है, क्योंकि यहाँ 2 ही डिजिट तक लेना है, 2 जो एक्स्ट्रा आया है वो उसे इधर ले लेंगे। तो 4 2 6 8 से 14 5 19 3 22। तो क्या आया 22 मीटर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो इनका चारों का योग ये है। हमें क्या करना है, इनका औसत निकालना है। तो 22 मीटर 20 सेंटीमीटर को, इसके भी हम 100 से इसको भाग देकर इसको क्या बना लेते हैं, मीटर। तो क्या हुआ, 2 शून्य कटे और 2 अंक पहले दशमलव लग गया। तो हम इसे किस रूप में पढ़ेंगे, 22.2, शून्य की ज़रूरत नहीं, मीटर। किस प्रकार पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। अब 22.2 मीटर को हमें क्या करना है, ये तो राशियों का योगफल है, इसे हमें 4 से भाग देना है। क्यों, हम औसत निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज निकाल रहे हैं ना, एवरेज निकालने के लिए हमें ये करना होगा। अभी आपको डेसिमल का भाग आना चाहिए। डेसिमल संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, ये ज़रूर आना चाहिए। इस पर भी आधारित वीडियो बने हुए हैं,
आप देखकर समझ लें। ओके, आगे देखते हैं। 4 से हम भाग देंगे किसमें, 22 में, तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। फिर अभी बचा 2, अब 2 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर हम ये दशमलव यहाँ ले लेंगे और 2 को इधर ले आएंगे, तो इसका मतलब इस 2 पर ये वाला 2 आ गया, हो गए 22। फिर मुझे भाग देना है, तो कितनी बार जा रहा है, 4 5 20, 4 5 20। अभी यहाँ कितना था, 22 था, पॉइंट के बाद कितना था 22, और 22 में हमने माइनस किया कितना 20, तो बचा 2। अभी क्या है, 2 में भाग जा नहीं रहा है, आगे 0 भी नहीं है, क्या करें, तो ये दशमलव का भाग है ना, दशमलव पहले ही लगा हुआ है, तो हम उस 2 पर 0 लगा सकते हैं, एक 0 एक बार में लगा सकते हैं, तो हो जाएगा 20। अब हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, तो क्या आया, इतने मीटर हमारा औसत आ गया। क्या हमारा उत्तर ये हो जाना चाहिए, ये भी सही है, पर सवाल ने क्या कहा, सवाल में तो मीटर और सेंटीमीटर करके बताया हुआ है, तो हमें इसका कुछ पार्ट मीटर में रखना होगा और कुछ पार्ट सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, दशमलव के इधर वाला पार्ट मीटर में हो गया 5 मीटर, और दशमलव के इधर जो आया है ये यदि हमने इससे 5 हटा लिया तो बचा क्या, 0.55। अब 0.55 मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा गुणा कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, 2 अंक पहले दशमलव है, दशमलव लगा लेंगे, तो क्या आया, 55 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि 5 मीटर ये और 55 सेंटीमीटर ये, क्योंकि वहाँ मीटर और सेंटीमीटर में सवाल था, हमारा उत्तर भी वैसे ही निकल आया। ये दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं होती तो हमारा उत्तर मीटर में भी आ सकता था, दशमलव के बाद संख्या है तो हम मीटर और सेंटीमीटर दोनों में करेंगे। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। 4 संख्याएं दी हुई थी, 4 राशियां दी हुई थी, उन राशियों का हमने योग किया, और उन राशियों का योग ही कहा जाए कि एक इम्पॉर्टेंट काम है यहाँ पर। उस योग को हमें क्या करना था, 4 से डिवाइड करना था और हमें औसत मिल जाता। तो इस प्रकार हम अपना 6ठा सवाल हो गया। आइए 7वां सवाल देखते हैं कैसा है। तब तक मैं इरेज करता हूँ और आप पढ़ें इसको। सवाल नंबर 7 आपने पढ़ा होगा। एक चरवाहे ने 13 भेड़ें और 9 बकरियां कुल 12,860 रुपये में खरीदी। एक चरवाहा कौन होता है, जो जानवरों को चराता है, और जो जानवरों को चराता है उसके पास जानवर होंगे तभी तो जानवरों को चराएगा, उसको चरवाहा बोलते हैं। और जानवर नहीं होंगे तो क्या करेगा, जानवर खरीदेगा, क्योंकि जब चरवाहा तभी कहलाएगा वो जब उसके पास जानवर होंगे और उन्हें चराएगा, रखेगा। तो उसके पास कौन से जानवर है, 13 भेड़ें और 9 बकरियां उसने 12,860 रुपये में खरीदी। ठीक है, ये भी एक तरह का व्यापार है। यदि एक भेड़ का औसत मूल्य कितना है, 740 रुपये है। अभी 13 भेड़ उसने खरीदी और क्या खरीदा, ये मैं नोट डाउन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बार बार इधर नहीं देखना पड़ेगा। और उसने खरीदा 9 बकरियाँ, 9 बकरियाँ। ठीक है, 9 बकरियाँ कितने में खरीदी, कुल मूल्य लगा 12,860। 860। एक भेड़ का औसत मूल्य कितना दिया है, एक भेड़ का औसत मूल्य दिया हुआ है 740 रुपये। 740 रुपये, ठीक है। और एक बकरी का मूल्य पूछ रहा है, एक बकरी का मूल्य पूछ रहा है। डस्टर कहाँ है, डस्टर से इसको देखते हैं। ओके, एक बकरी का मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। अब फिर सवाल पढ़कर कई लोगों को तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ क्या करना होगा, क्योंकि अब तक जो सवाल समझाए गए हैं ये थोड़ा उससे हटके है।
तो एक बात सोचने की है, 13 भेड़ और 9 बकरियां खरीदी गई, सबको कितने में खरीदा गया? इतने में 12,860। मतलब इन सब का कुल मूल्य दिया हुआ है, और कुल मूल्य दिया हुआ है, और यहाँ एक भेड़ का मूल्य दिया हुआ है। ये एक तरह से औसत का सवाल भी कह लो और एक तरह से ऐकिक नियम का भी कह लो। यूनिटरी मेथड में भी ऐसे ही सवाल होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें हम 9 बकरियों का तो पहले निकालें इसमें से कितना है, और जब 9 बकरियों को पता होगा तो हम एक बकरी का भी निकाल लेंगे। तो 9 बकरियों का हमें कब मिलेगा? जब इसमें से हम 13 भेड़ का मूल्य हटाएंगे, तभी तो हम 9 बकरियों को मिलेगा। कैसे? 13 हटाएंगे मतलब 13 भेड़ों के मूल्य को इससे माइनस कर लेंगे, तो क्या मिलेगा? 9 बकरियों का। 13 भेड़ों का मूल्य कैसे पता चलेगा? एक भेड़ का मूल्य 740 रुपये है, इसलिए 13 भेड़ का मूल्य क्या करेंगे? 13 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 13 भेड़ों का मूल्य? करते हैं 13 इंटू 0 और 13 4 जा 52, 13 7 जा 91, 13 4 जा ओके, कहाँ चले गए? थोड़ा कट। एक भेड़ का मूल्य 740 है, 13 भेड़ों का मूल्य क्या होगा? इसका हम गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13 का 0 रखेंगे, 13 चौको 52 के 2, 13 से 91 और 5 96 96। ठीक है, 13 इंटू 0 इक्वल टू 0, 13 4 जा 52, 2 5 कैरी, 13 7 जा 91 प्लस 5 इक्वल टू 96। इस तरह से हमने 13 भेड़ों का मूल्य निकाल लिया। अब इसको हम इन दोनों के मूल्य में घटा लेंगे, यहाँ पर माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा? 9 बकरियों का मूल्य मिल जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, 60 में 20 माइनस हुए, कितने बचे? 40। इधर 8 में 6 माइनस हुए, कितने बचे? 2। इधर 12 में 9 माइनस हुए, कितने बचे? 3। ठीक है, 3240। तो 9 बकरियों का मूल्य, 9 बकरियों का मूल्य कितना है? आपके सामने है, कितना है? 3240। अब हमें 9 बकरियों का पता है, ऐकिक नियम क्या कहता है? चूँकि एक बकरी का मूल्य इस तरह करके भी हम निकाल सकते हैं, 9 बकरियों का मूल्य इतना, इसलिए एक बकरी का। तो एट लास्ट हम देखते हैं क्या होता क्या है कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं, जितने बकरियों का होता है उसको हम, जितने आइटम्स का मूल्य दिया गया होगा उसको हम उन आइटम्स के नंबर से डिवाइड कर देंगे, उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? हमें एक का भाव मिल जाता है, एक का दाम, एक की कीमत मिल जाती है। तो कैसे? क्या ये 9 से डिवाइड होगा? देखें, 3 + 2 = 3 + 2 5 + 4 और प्लस 0 इक्वल टू 9। तो मतलब जो यहाँ कटने का नियम जो इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है उसमें आपको क्या आना चाहिए? कटने के नियम, डिवाइडिंग रूल्स, डिवीजन रूल्स आने चाहिए। आपको याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो उन्हें आप बार बार पढ़ के याद कर लो, बहुत हेल्प मिलती है इस तरह से के डिवीजन करने में। कि देखिए मैथ्स क्या है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा है कैलकुलेशन। यदि आपकी स्पीड कैलकुलेशन में नहीं है तो आप आंसर तक बहुत स्लोली पहुंचोगे। और मैथ्स के लिए क्या है कि मैथ्स की हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो। पता चले मैं सॉल्यूशन तो सारे करके दिखा रहा हूँ पर टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा हूँ, इससे क्या होता है मेरे कुछ और प्रश्न छूट जाते हैं या मैथ्स के ही प्रश्न पूरे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में या किसी भी तरह के एग्ज़ाम में टाइम जब आपके पास कम होता है तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कम समय में इन सब का सॉल्यूशन निकाल सको। और उसके लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है कि इन सब की खूब प्रैक्टिस करो। मैं बीच बीच में आपको कुछ यहाँ वहाँ की बातें बताने लगता हूँ, ये भी ज़रूरी है और साथ में ये भी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका क्या होगा। 9 की टेबल पढ़ेंगे, 32 से ज़्यादा ना जाए। इट्स 9 3 जा 27, 32 में 27 माइनस करेंगे 5 54, 5 पर ये 4 आ गया 54, 9 6 जा 54 प्लस ये। तो हमें क्या मिला? एक बकरी का मूल्य 360 रुपीज़। हम पहुंच गए आंसर तक, यही पूछा जा रहा था ना। कैसे हो, इसको समझाने में मैंने लंबा टाइम लिया होगा पर एक एक स्टेप को, एक एक कही हुई बात को आप ध्यान से सुनिए
कहीं ना कहीं आपको पूरी हेल्प मिलेगी, समझ में आएगा। तो ठीक है।